फोर्थ है ये, हाँ जी फोर्थ है ये। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, लेकिन डेफिनेशन के बाद मैं वही एग्जांपल से आपको इसका रियल मीनिंग समझाऊंगा। तो एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है कि एक तो डायगोनल एलिमेंट अलाउड है, ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट अलाउड है, और जो जो डायगोनल एलिमेंट के अलावा अ, जो दो एलिमेंट बचेंगे उसमें से कोई एक एलिमेंट अलाउड है। तो ये एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। देखिए क्या ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में अगर 1,2 है और 2,1 है तो x मस्ट बी इक्वल टू y, ठीक है। तो ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है क्योंकि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं इसको एंटी सिमेट्रिक ये नहीं है, ठीक है। तो क्या ये सिमेट्रिक है? जी हाँ, ये सिमेट्रिक बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि x y है और y x भी है इसमें। तो ये सिमेट्रिक तो ये डेफिनेटली है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। अगर 1 2 है तो 2 1 है, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो ये इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखिए क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? एंटी सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट अलाउड है, तो इस वजह से ये एंटी सिमेट्रिक है। और एंटी सिमेट्रिक की फेलिंग की कंडीशन क्या है? एंटी सिमेट्रिक फेल कब होता है? कि जब एक्स आर वाई हो और जब वाई आर एक्स दिया हो, यानी कि एक्स वाई और वाई एक्स दिया हो, तब इसकी फेलिंग कंडीशन शुरू होती है। तो यहाँ तो इसकी फेलिंग फेलिंग कंडीशन आई ही नहीं, शुरू ही नहीं हुई, तो इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। और क्या ये सिमेट्रिक है? देखिए 1,1 सिमेट्रिक की क्या होती है कि अगर एक्स वाई है तो वाई वाई एक्स होना चाहिए। तो यहाँ एक्स वाई तो है ही नहीं, तो वाई एक्स के लिए चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सिमेट्रिक है क्योंकि सिमेट्रिक की फेलिंग कंडीशन हो ही नहीं रही है शुरू यहाँ पे। तो एंटी सिमेट्रिक भी है और ये सिमेट्रिक भी है। देखिए क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? तो एंटी सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट तो अलाउड होता है, 1,1 तो अलाउड है, लेकिन 1,2 है इसमें। अब 1,2 है तो हमें 2,1 देखना पड़ेगा, तो 2,1 तो इसमें है ही नहीं, ठीक है। 2,1 नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक की फेलिंग कंडीशन इसमें नहीं है। तो जब फेलिंग कंडीशन नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक है ये, एंटी सिमेट्रिक है ये। और क्या ये सिमेट्रिक है? तो देखिए 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए था, अगर सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए 2,1 होना चाहिए था, लेकिन 2,1 है नहीं इसमें, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखिए 1,2,2,1 है इसमें, 1,2,2,1 है ना स्टार्टिंग में, दो ऑर्डर पेयर। तो देखिए इसकी एंटी सिमेट्रिक की फेलिंग कंडीशन यहाँ पे शुरू हो गई कि भाई 1,2 और 2,1 है, तो फेलिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सिमेट्रिक, देखिए सिमेट्रिक सिमेट्रिक चेक करते हैं तो 1,2 के लिए इसका पेयर है 2,1 है, लेकिन 2,3 के लिए क्या इसका पेयर 3,2 है यहाँ पे? नहीं है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक में हर पेयर के लिए उसका इक्विवेलेंट उल्टा पेयर होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 3,2 होता, अगर इस R4 सेट में 3,2 होता तो ये सिमेट्रिक भी हो जाता, ठीक है। सिमेट्रिक पे मैं टिक कर देता फिर इसको, तो ये सिमेट्रिक हो जाता। तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है और ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? तो एंटी सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट अलाउड है, एंटी सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट अलाउड है। तो एंटी सिमेट्रिक की फेलिंग कंडीशन क्या होती है कि एक्स आर वाई और वाई आर एक्स होना चाहिए। तो जब फेलिंग कंडीशन नहीं है तो ये एंटी सिमेट्रिक है,
एंटी सिमेट्रिक है। तो क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में क्या होता है कि x, y हो तो y, x होना चाहिए। तो जब इसमें x, y है ही नहीं, यानी कि फेलिंग कंडीशन शुरू ही नहीं हो रही है, तो ये सिमेट्रिक है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ जी, ये रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि इसमें सभी डायगोनल एलिमेंट हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो आपने एक चीज़ इसमें नोटिस करी कि जो एंटी सिमेट्रिक होता है उसका मेन मतलब क्या होता है? उसका मेन मतलब ये होता है कि अगर x, y है, तभी हमें y, x और y, x, यानी कि x, y और y, x दोनों होने चाहिए हमारे पास। अगर ये दोनों हैं तो तभी फेलिंग कंडीशन को हम चेक कर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो क्लियरली एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है। और एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक जो है, मतलब इन दोनों को आप एक साथ चेक कर सकते हैं। अगर सिमेट्रिक, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एंटी सिमेट्रिक नहीं हो और सिमेट्रिक हो, और सिमेट्रिक हो नहीं हो और एंटी सिमेट्रिक हो, तो ये सभी इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन ए दैट इज एंटी सिमेट्रिक। तो देखिए, अगर अगर मैं एक सेट लूँ, एम्प्टी सेट, तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? एंटी सिमेट्रिक को फेल करने की कंडीशन क्या है कि x, y और y, x हो उसमें, तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें x, y, x है ही नहीं, तो एंटी सिमेट्रिक की फेलिंग कंडीशन तो है ही नहीं इसमें, तो ये एंटी सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा ये। तो स्मॉलेस्ट रिलेशन दैट इज एंटी सिमेट्रिक इज R6। ठीक है, तो मैं यहीं पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, स्मॉलेस्ट relation that is antisymmetric। अब लार्जेस्ट रिलेशन देखते हैं जो कि एंटीसिमेट्रिक हो। तो लार्जेस्ट रिलेशन के लिए हमें सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। तो देखिए, एंटीसिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट तो तीनों अलाउड है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के साथ जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट हैं, ये बाकी रिमेनिंग एलिमेंट है, देखिए ये चीज़ तो अलाउड है, ये चीज़ तो अलाउड है, लेकिन लेकिन अगर इन तीन पेयर्स में से, ये तीन पेयर में से अगर एक भी पेयर कंप्लीटली आ गया, यानी कि 1 2 2 1 हो गया, आ गया इस सेट में, तो ये एंटी सिमेट्रिसिटी इसकी ख़त्म हो जाएगी। तो एंटी सिमेट्रिक में हमें क्या करना पड़ता है कि इन तीन पेयर्स में से कोई एक एक एलिमेंट ले लीजिए, यानी कि पहले पेयर का मान लीजिए आपने ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, दूसरे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, तीसरे पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 1 2 3 और 1 3 ले लें, मतलब हमें इन तीन पेयर्स का एक एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो रिलेशन होगा दैट इज एंटी सिमेट्रिक, उसमें क्या क्या होगा? एक तो सभी डायगोनल एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट सभी हैं, और बाकी रिमेनिंग तीन पेयर्स के एक एक कोई भी एलिमेंट। तो आप 1 2 ले लीजिए, और 2 3 ले लीजिए, और 3 1 ले लीजिए। तो आपकी मर्जी है, आप बाकी दूसरा एलिमेंट भी ले सकते हैं, 2 1 ले सकते हैं, 3 2 ले सकते हैं, 3 1 ले सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि सिमेट्रिक पेयर नहीं बनना चाहिए। तो अगर सिमेट्रिक पेयर बन गया तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है। तो ये लार्जेस्ट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए। ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज देखते हैं, केवल दो ही प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर मैं लिखूं, एवरी सबसेट ऑफ एंटी सिमेट्रिक इज एंटी सिमेट्रिक। तो एवरी सबसेट ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है,
मान लीजिए R5 है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है हमारे पास। अगर इस R5 का मैं सबसेट ले लूँ, इस R5 का मैं सबसेट ले लूँ, यानी कि R5 में से मैं अगर कोई एलिमेंट रिमूव भी कर दूँ ना, तो भी वो एंटी सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है, तो एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का सबसेट लेने से उसकी एंटी सिमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एंटी सिमेट्रिक ही रहता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट है एवरी, तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि एवरी सुपरसेट ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक। तो देखिए, एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ले लीजिए कोई भी, मान लीजिए R5 तो मैंने दोबारा से ले लिया। तो मान लीजिए ये एंटी सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट तो हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलाउड है। लेकिन 1 2 और 2 1 की फॉर्म में कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इस सेट के अंदर अगर मैं कोई और एलिमेंट ऐड कर दूं, यानी कि मैं 1 2 2 1 ऐड कर दूं, तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक रहा? नहीं रहा। तो यानी कि एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का सुपर सेट अगर मैं लूँ, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी एंटी सिमेट्रिक ही हो। तो जो ये वाली स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। ठीक है, तो एवरी सुपर सेट ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज एंटी सिमेट्रिक इज फॉल्स। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का सुपर सेट लेने से हो सकता है उसकी एंटी सिमेट्री खत्म हो जाए।